हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम आकाश सिंह यादव है और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो रिसर्च मेथडोलॉजी। उसमें जो लास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं। उन क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, उनका कंसेप्ट आपको बताऊंगा ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो तो आप उसको कर लो, ठीक है। एंड इसके अलावा जो लोग भी मुझसे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं, मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे डेली पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड कॉमर्स और मैनेजमेंट की क्विज़ होती है, जिस पे आप पार्टिसिपेट करो आके। और जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम भी वहाँ पे सॉल्व होती है, ठीक है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें जुड़ सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। The principal of school conducts an interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school program. This may be related to which type of research? Option first, evaluation research. Option second, fundamental research. Option third, action research. Option four, applied research. अब हम सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च। बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी। देखो, जो आपकी बेसिक रिसर्च होती है उसमें क्या होता है, या इसको हम लोग फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि एक जो थ्योरी है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हो, या आप कोई थ्योरी को डेवलप करते हो, या आपकी कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है तो उसमें कुछ इन्हांस करने की बात होती है बेसिक रिसर्च में, ठीक है। फिर देन हम आते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज सोशली यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जनरेटेड टू सोशल कंसर्न। फंडामेंटल रिसर्च सेट्स प्रिंसिपल while applied research utilize those principles to know the problems with best possible manner. In practice, the researcher applies laws during his study to draw more and more clear ideas about the problems it is undertaking to solve an micro level problem. देखो, बेसिक रिसर्च में आपने एक थ्योरी डेवलप की, थ्योरीज में कुछ प्रिंसिपल डेवलप किए, कुछ कंसेप्ट डेवलप किए, ठीक है। फिर अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि उन कंसेप्ट को आप प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करते हो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो माइक्रो लेवल की होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब पर्टिकुलर छोटी प्रॉब्लम नहीं होती, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आप जो थ्योरी डेवलप कर रहे हो उस थ्योरी को यूज करोगे, उसके प्रिंसिपल, उसके कंसेप्ट यूज करोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस टाइप की रिसर्च को हम लोग अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो कि हॉथरन एक्सपेरिमेंट था, बेसिक रिसर्च का पार्ट हो गया। जब वो डेवलप हो गई तो वो बेसिक रिसर्च का पार्ट हो गया। फिर जो उसकी प्रिंसिपल या जो उसके कंसेप्ट हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में यूज हुए कि वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है या ह्यूमन रिलेशंस को अच्छा करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो यूज होगी तो वो अप्लाइड रिसर्च का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देन हम चलते हैं एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च क्या होती है? एक्शन रिसर्च इज यूजफुल इन सॉल्विंग एन इमीडिएट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स एंड माइक्रो लेवल प्रॉब्लम। देखो, जो मेन डिफरेंस होता है अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में, अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि बेसिक रिसर्च के द्वारा आपकी थ्योरीज, कंसेप्ट और प्रिंसिपल डेवलप किए जाते हैं। उन प्रिंसिपल या थ्योरीज को यूज किया जाता है अप्लाइड रिसर्च में। लेकिन एक्शन रिसर्च में कोई पहले से थ्योरी नहीं होती है, इसमें कोई इमीडिएट प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने की बात होती है, ठीक है। कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने पे फोकस करते हैं। एंड ये यूज होती है माइक्रो लेवल पे, ठीक है। या कोई स्कूल के लेवल पे आपकी प्रॉब्लम है, या क्लासरूम लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस पे कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपकी एक्शन रिसर्च यूज होती है। अप्लाइड रिसर्च हमेशा यूज होती है माइक्रो लेवल प्रॉब्लम पे, बड़ी प्रॉब्लम्स पे, जहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है स्टडी करने के लिए, आपको टाइम चाहिए होता है। लेकिन एक्शन रिसर्च में आपको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है प्रॉब्लम को, तो वहाँ पे आपकी एक्शन रिसर्च यूज होती है। तो चलो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में ये बोला गया है, जो प्रिंसिपल है स्कूल का वो इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करा रहा है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का, जिसका मेन एम ये है कि जो पार्टिसिपेशन है स्कूल प्रोग्राम में
तो उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे किस टाइप की रिसर्च का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था कि अप्लाइड रिसर्च हमेशा माइक्रो लेवल पे होती है और जो एक्शन रिसर्च होती है हमेशा माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे होती है। तो आपकी स्कूल लेवल की बात हो रही, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो एक्शन रिसर्च होगा। और ये कई टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से आप प्रिपेयर करो। चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च? ऑप्शन फर्स्ट, डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन। ऑप्शन सेकंड, formulating a research question. ऑप्शन थर्ड, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर। ऑप्शन फोर, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस। तो देखो इसमें ये बोला गया है, जब आप किसी रिसर्च को स्टार्ट करोगे तो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी क्या है, पहला पॉइंट क्या है जो आपको चाहिए होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो जो रिसर्च का प्रोसेस है वो देखते हैं। सबसे पहले कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन अ टॉपिक, देन डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। आपका रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है जिस पे रिसर्च आपको करनी है, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप क्या करते हो, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हैं, जो पहले से रिसर्च हो चुकी हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उनको आप स्टडी करते हो। देन अपना हाइपोथेसिस बनाते हो। हाइपोथेसिस में आप नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हो। देन आप रिसर्च डिज़ाइन बनाते हो। रिसर्च डिज़ाइन में आपका सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि आप कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड यूज करोगे और कौन सा डेटा एनालिसिस मेथड, और इसके अलावा आपका सैंपल की टेक्निक क्या होगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करोगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करोगे, सारी चीज़ें आपकी दी होती हैं, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन में। फिर आप सैंपल डिज़ाइन करते हो, इसमें आप डिसाइड करते हो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करनी है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करनी है, आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, आपका सैंपल क्या होगा। फिर देन डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन की भी टू टाइप्स के मेथड होते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। देन प्राइमरी डाटा कलेक्शन भी फर्दर कई टाइप्स के डिवाइड हैं, वो आगे बताऊंगा जब क्वेश्चन में आएंगे। देन फिर आपका एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट होता है। फिर आप जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो फिर डाटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। फिर आपका जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन रिपोर्ट प्रिपरेशन, ठीक है। तो जो सबसे मैंडेटरी जो पहला स्टेप था वो क्या था आपका, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन नहीं, डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन तो थर्ड या फोर्थ स्टेप था अपना। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि डेटा एनालिसिस काफ़ी बाद आता है, हाइपोथेसिस भी बाद में आता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। आर रिसर्चर्स divides his population into certain groups and fix the size of the sample for from each group, it is called stratified sample, quota sample, cluster sample, all of the above। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे जब मैंने अपना टेलीग्राम में क्विज कंडक्ट की थी तो ये सबने गलत किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज इसका कंसेप्ट हम बिल्कुल अच्छी तरीके समझेंगे। तो चलो हम समझते हैं, आप भी इसमें गलत होगे, मैं 100% श्योर कह सकता हूँ, आप चाहे देख लेना। तो देखो जो हमारे मेथड्स होते हैं सैंपल के, देखो टू टाइप्स के मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये मैंने बताया इससे पहले वाला जो रिसर्च का वीडियो उस पर आप देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में फर्दर डिवाइड होता है आपका सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटा सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपका कन्वेंस सैंपलिंग, परपेसिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग एंड इसके अलावा स्नोबॉल सैंपलिंग होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, आपके जो मेन है स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग। तो जो स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग की टेक्निक है वो प्रोबेबिलिटी होती है, और कोटा सैंपलिंग जो होती है वो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। आपके देखो टाइप में दिया, स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्लस्टर सैंपलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, जो कोटा सैंपलिंग होगी नॉन प्रोबेबिलिटी होगी। देखो स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग हम तब यूज करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनस इन नेचर होती है, मतलब कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब बहुत उनमें डिफरेंसेस होते हैं उनकी पॉपुलेशन में, ठीक है, तब हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप उस जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हो, स्ट्रेटा बनाते हो जिन्हें बोलते हैं, कि मतलब लाइक हो सकता है कि आपके
जो उसमें हो सकता है कि पॉपुलेशन आप उसमें एज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, प्लेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, पर्टिकुलर बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उन क्राइटेरिया से आप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हो, जिसको हम लोग स्ट्रेटा बोलते हैं। फिर सारे स्ट्रेटा से हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आपने उसको स्ट्रेटा में कन्वर्ट किया, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट किया, जिसको हम लोग स्ट्रेटा बोल रहे हैं। फिर उस स्ट्रेटा में हम लोग सिंपल रैंडम या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। देन फिर आपको जिस अकॉर्डिंग पीपल जिस अकॉर्डिंग जितने बंदे चाहिए होते हैं वहाँ से आप निकालते हो, ठीक है। अब जैसे आप मान के चलो 100 की पॉपुलेशन, या मान के चलते हो 100 की पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब 100 की पॉपुलेशन थी जो कि काफ़ी हेट्रोजीनियस थी, ठीक है। आपने उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट किया 10-10-10-10 करके, ठीक है। 10-10 करके आपने होमोजीनियस में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके 10 ग्रुप बन गए। अब उन 10 ग्रुप में पर्टिकुलर आपको सिर्फ 5 लोगों को लेना है। तो उन 5 लोगों को लेने का तरीका जो होगा वो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करोगे या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूज करोगे। तो मतलब पर्टिकुलर सारे लोगों के बराबर चांस होंगे वहाँ पे, मतलब आप खुद अपने अकॉर्डिंग नहीं लोगे। लाइक जैसे आप बहुत सारी मेथड होते हैं सिंपल रैंडम या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के, वो यूज करोगे आप, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग हमेशा यूज होती है आपकी जोग्राफिकल लोकेशन के लिए, ठीक है। जहाँ पे जैसे मान के चलो आपकी इंडिया है, तो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में डिवाइड कर देंगे, तो इस अकॉर्डिंग क्लस्टर, फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ साउथ से आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर लेंगे। अब बात आती है कोटा सैम्पलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा सैम्पलिंग जो है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। कोटा सैम्पलिंग में क्या करते हैं, इसमें भी स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा बनाने के बाद इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने मैंने बताया था कि 100 लोग थे और हेट्रोजीनियस थे, फिर 10-10 करके उन्होंने होमोजीनियस में कन्वर्ट किया। फिर इसमें क्या होता है, जबकि आपकी स्ट्रेटाफाइट में क्या था कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जब 10-10 हो गए थे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते। लेकिन इसमें क्या है, जब 10-10 हो गए तो फिर अपने अकॉर्डिंग जितने लोग तुम्हें 10 में से जो तुम्हें सही लगेगा वो ले लोगे। मतलब कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है वहाँ पे यूज कर रहे हैं, वहाँ पे तुम्हें जितने लोग तुम्हें सही लगेंगे उतने लोग ले लोगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आ रिसर्चर डिवाइड हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप एंड फिक्स द साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप। देखो यही होता है कोटा सैम्पलिंग में। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, पहले वो सर्टेन ग्रुप में, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटा, उसमें डिवाइड करेगा। फिर ईच जितने भी स्ट्रेटा हैं उसे अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर देगा कि इतना इतने पॉपुलेशन उसको सैंपल से चाहिए। 10-10 लोग उन्होंने डिवाइड किए थे, 10 में से उसे 3 चाहिए, तो 3 वो कोई भी ले लेगा। तो इधर का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग। और ज़्यादातर लोगों ने इसमें ऑल ऑफ द अबव किया था या क्लस्टर सैम्पलिंग किया था, और किसी ने भी कोटा सैंपल नहीं किया था। जो इसका सही ऑप्शन है वो कोटा सैंपल होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑप्शन बी कंसेप्चुअल पैरामीटर्स, ऑप्शन सी रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च, ऑप्शन 4 सर्वे ऑफ लिटरेचर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन दिया गया था नेट के एग्जाम में। तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं वो देखते हैं। द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दे डिसाइड द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। आफ्टर द ट्रीटमेंट हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, रिसर्चर ऑब्जर्व और मेजर द ग्रुप्स रिसीविंग द ट्रीटमेंट्स टू सी इफ दे डिफर, ठीक है। देखो सिंपल सा ये है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो थी वो आपको कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है। और इसमें क्या होता है कि 2 टाइप्स के आपके वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो कि इसमें मैनिपुलेशन होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है, ठीक है। और जो इसके प्रिंसिपल हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, वो है रिप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत लंबे समय तक रिसर्च करना, मतलब बार बार किसी टॉपिक उस सेम टॉपिक पे रिसर्च करना, रिप्लिकेशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, ठीक है। तो अब हम देखो इसमें ऑप्शन पे बात करते हैं, द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। ज़्यादातर लोगों ने इसी पे टिक किया था, जबकि इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा रिप्लिकेशन ऑफ रिसर्च। देखो मैं मानता हूँ एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है उसका एक फीचर मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, मैनिपुलेशन ऑफ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिर्फ वेरिएबल्स नहीं होता, वेरिएबल्स में तो आपके बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ जाएगा, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल भी आ जाएगा, और भी सारे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये होता द मैनिपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता, तब इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो रिप्लिकेशन ऑफ रिसर्च होगा, जो कि प्रिंसिपल होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। द मेन टाइप्स ऑफ केस स्टडीज आर, ऑप्शन फर्स्ट 6, ऑप्शन सेकेंड 4, ऑप्शन थर्ड 5, ऑप्शन 4 7। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर लोगों ने गलत किया था, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नेट के एग्ज़ाम में 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारी केस स्टडी है वो कितने टाइप की होती हैं। देखो, जो हमारी केस स्टडी होती हैं वो 6 टाइप की होती हैं। इंडिविजुअल केस स्टडी, स्टडीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, स्टडीज ऑफ इवेंट्स, रोल एंड रिलेशनशिप, सेट ऑफ इंडिविजुअल केस स्टडी, कम्युनिटी स्टडीज एंड सोशल ग्रुप स्टडीज। इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है हमारा, तो आप इनको एक्सप्लेन करिए। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बताऊंगा आगे, आप कमेंट करिएगा। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 6 टाइप्स की जो केस स्टडी होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस? ऑप्शन फर्स्ट, इट इज ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट can be tested. Option second, it is only the null hypothesis that can be tested. Option third, both the alternate hypothesis and null hypothesis can be tested. Option four, both the alternative and null hypothesis cannot be tested. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो होता क्या है, पहले हम देखते हैं नल हाइपोथेसिस क्या होता है हमारा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस सिंपल सा जो है हमारा H0 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, a null hypothesis is a hypothesis that says there is no statistical significance difference between two variables. It is usually the hypothesis a researcher or experimenter will try to disapprove or discredit. ठीक है, इसमें अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। जैसे अगर एक एक्सपेरिमेंट या एक रिसर्च कंडक्ट करनी थी कि हमें देखना है कि कैंसर और स्मोकिंग में क्या एसोसिएशन है, ये आपकी एक रिसर्च है। तो जो H0 होगा वो आपका होगा देयर इज़ अ नो एसोसिएशन बिटवीन कैंसर एंड स्मोकिंग, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, समझो इस चीज़ को कि कैंसर और तुम्हारा दूसरा जो है स्मोकिंग में कोई एसोसिएशन नहीं है, तो वो तुम्हारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस को इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस, denoted by HA or H1. An alternative hypothesis is one that states there is a statistically significant relationship between two variables. जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच रिलेशनशिप होता है। ये हमेशा जो तुम्हारा नल हाइपोथेसिस होता है हमेशा इक्वल टू होता है, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है लेस देन, मोर देन या नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे HA जो तुम्हारा H0 था, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन कैंसर एंड स्मोकिंग, और जो H1 होगा देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन कैंसर एंड स्मोकिंग। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देते हैं। द नल हाइपोथेसिस इज वन टू बी टेस्टेड एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एवरीथिंग एल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नल हाइपोथेसिस जो है तुम्हारा वो टेस्टेड होता है। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, द नल हाइपोथेसिस वुड बी द मीन डेटा साइंटिस्ट सैलरी इज $100। ठीक है, वाइल द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगा तुम्हारा, द मीन डेटा साइंटिस्ट सैलरी इज नॉट 113 या $100। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, ये $100 होगा। तो मतलब तुम्हारा जो नल हाइपोथेसिस है कि जो सैलरी है वो $100 होगी साइंटिस्ट की, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि $100 नहीं होगी, या इससे कम हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और हमेशा स्टडी में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस तुम्हारा रिजेक्ट होता है तो तब तुम्हारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है।
इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। तो ऑप्शन सेकेंड जो तुम्हारा सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। इथिकल जो नॉर्म्स होते हैं वो किस फेज में नहीं इन्वॉल्व होते हैं? थीसिस फॉर्मेट, ऑप्शन सेकंड कॉपीराइट, ऑप्शन थर्ड पेटेंट पॉलिसी, ऑप्शन फोर्थ डेटा शेयरिंग पॉलिसी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो आपकी थीसिस फॉर्मेट होती है उसमें कोई इथिकल नॉर्म्स नहीं होता। आपका अपना थीसिस का फॉर्मेट कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉपीराइट में तो इथिकल नॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, पेटेंट पॉलिसी में भी आपके इथिकल नॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, डेटा शेयरिंग में भी आपके इथिकल नॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जब आप डेटा को शेयर करते हो तो ये नहीं होना चाहिए कि कहीं से कॉपी करके ना हो, बिल्कुल एकदम से आपने किसी दूसरे रिसर्चर से पूरी पूरी थीसिस कॉपी की और पेस्ट कर ली और ऊपर अपना नाम दे दिया, तो वहाँ पे भी होंगे। ठीक है, जो आपका थीसिस फॉर्मेट है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू यार। बस आज का जो 7 क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे आपको वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू।